नमस्कार दोस्तों, बहनों और आदरणीय बुजुर्गों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चा सिर्फ एक संतान नहीं होता, वह पिता की सांस होता है, उसके दिल का सबसे अनमोल टुकड़ा होता है। एक पिता अपने बच्चे के आने से पहले ही उसके लिए हजारों सपने बुन लेता है, लेकिन सोचिए, अगर वही दिल का टुकड़ा जन्म के दिन ही उससे हमेशा के लिए छीन लिया जाए तो उस पिता के दिल पर क्या बीतती होगी। आज की कहानी एक ऐसे ही पिता की है जिसकी दुनिया उस दिन उजड़ गई जिस दिन उसे सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसका बच्चा जन्म लेते ही मर गया। टूटे हुए दिल के साथ वह अपने ही बच्चे को अंतिम विदाई देने के लिए निकल पड़ा, लेकिन जब वह अंतिम संस्कार करने पहुंचा तो उसके सामने एक ऐसा खोपड़ाक सच आया जिसने उसकी रूह तक हिला दी। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि पैसों के लालच में रचा गया एक गहरा षड्यंत्र था। कुछ लोगों ने अपनी इंसानियत बेच दी थी और फिर शुरू हुई एक पिता की दर्द भरी लड़ाई, अपने जिगर के टुकड़े को वापस पाने की जिद, सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश। क्या वह अपने बच्चे को वापस पा सका? क्या सच सामने आ पाया, या फिर लालच और झूठ की जीत हुई? इस कहानी का अंत आपको अंदर तक झकझोर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर इंसानियत की कीमत क्या रह गई है। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होती है एक पिता के प्यार, दर्द और हिम्मत की सच्ची दास्तान। अस्पताल की खाली गलियारों में अजीब सा सन्नाटा था। कुछ देर पहले तक जहाँ खुशी और उम्मीद थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी और डर था। डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा था, भगवान ने आपको बेटा दिया था, लेकिन हम उसे बचा नहीं सके। कुदरत के आगे हम सब बेबस हैं। उनके ये शब्द मेरे दिल को अंदर तक चीर गए। मुझे ऐसा लगा जैसे आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो और मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूँ। नर्स ने छोटे से बच्चे को कपड़े में लपेटकर मेरे कांपते हाथों में रखा। उसका शरीर बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने उसके मासूम चेहरे को देखा, जो इस दुनिया में आते ही चला गया था। उसकी बंद आंखें जैसे मुझसे सवाल कर रही थी कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। और मैं खुद टूट चुका था, लेकिन मुझे अपनी पत्नी के लिए मजबूत बनना था, जो अभी तक होश में नहीं आई थी। मैं उस छोटे से फरिश्ते जैसे बच्चे को सीने से लगाए भारी कदमों से बाहर आया। बाहर की दुनिया वैसे ही चल रही थी। गाड़ियाँ चल रही थी, लोग अपने कामों में लगे थे, लेकिन मेरी अपनी दुनिया उजड़ चुकी थी। घर पहुंचा तो रोना धोना शुरू हो गया। मैंने खुद को एक खाली से हॉल में जाकर छुपा लिया। सब मुझे सब्र रखने को कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं समझ सकता कि एक बाप के कंधे पर अपने बेटे का जनाजा कितना भारी होता है। स्नान और कफन के बाद हम उसे चुपचाप कब्रिस्तान ले गए। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। कब्रिस्तान की सूनी जगह मेरे दिल की खालीपन जैसी लग रही थी। शाम हो रही थी, ठंडी हवा शरीर में चुभ रही थी। कब्र तैयार थी और थोड़ी ही देर में मिट्टी का ढेर मेरे जिगर के टुकड़ों को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देता। मौलवी साहब दुआ पढ़ने लगे। आखिरी बार देखने के लिए मैंने अपने बेटे के चेहरे से कफन हटाया। मेरा मन कर रहा था कि जोर जोर से रोऊं, उस जमीन को फाड़ दूं जो मेरे बेटे को मुझसे छीन रही थी, लेकिन मैं चुप रहा। मैं झुककर उसके माथे को चूमना चाहता था, ताकि उसे अपनी मोहब्बत का आखिरी एहसास दे सकूं। तभी मेरी नज़र उसके छोटे से बंद हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी में कुछ दबा हुआ था। मैंने धीरे से उसकी उंगलियां खोली तो उसमें एक मुड़ा हुआ कागज का छोटा टुकड़ा था। मैं हैरान रह गया। आसपास खड़े लोग दुआ में मशगूल थे, किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैंने बहुत संभाल कर वह पर्ची निकाली और चुपचाप अपनी हथेली में छुपा ली। मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया कि आखिर इसमें क्या लिखा होगा। मैं थोड़ा अलग होकर उसे पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, साहब, अपने बेटे की सही पहचान करवा ले, क्योंकि जो बच्चा आपको दिया गया है वो
आगे का हिस्सा अधूरा था, शायद जल्दी में लिखा गया था, लेकिन यही अधूरा वाक्य मेरे मन में तूफान खड़ा करने के लिए काफ़ी था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा आसपास खड़े लोग भी उसकी आवाज़ सुन लेंगे। एक पल के लिए मन हुआ कि जोर से चिल्लाकर सबको रोक दूं और कह दूं कि यह कुछ गड़बड़ है, यह मेरा बच्चा नहीं है, यह मामला कुछ और है। लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। सोचा अगर अब भी शोर मचाया तो शायद यह राज हमेशा के लिए दब जाएगा। किसी ने बड़ी हिम्मत करके मुझे यह बताने की कोशिश की है। हो सकता है यह मजाक हो या कोई गलतफहमी, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि सच में कुछ बड़ा सा छिपाया जा रहा है। मैंने अपने चेहरे पर वही दुख बनाए रखा जो एक पिता अपने जवान बेटे की मौत पर दिखाता है। मैंने जल्दी से पर्ची को अपनी कोट की अंदर वाली जेब में रख लिया ताकि किसी को शक न हो। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। यह पर्ची किसने रखी, क्यों रखी, सही पहचान करने की बात क्यों कही? क्या सच में यह बच्चा मेरा नहीं है? क्या इसे बदल दिया गया है या फिर कोई और बड़ा खेल हुआ है? लेकिन उस वक्त मैंने खुद को समझाया कि भावुक होने का समय नहीं है। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। यह बच्चा मेरे शरीर का हिस्सा था। मैंने सबकी नज़र बचाकर आखिरी बार प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप उसके जन्म के कुछ बाल जड़ से निकाल लिए। मैंने इतनी सावधानी से यह किया कि पास खड़े मेरे भाई को भी लगा कि मैं बस दुख में उसका सिर सहला रहा हूँ। मैंने वे बाल अपनी मुट्ठी में छुपा लिए और कांपते हाथों से उसका चेहरा ढक दिया। मेरा दिल रो रहा था, लेकिन अब उस रोने में सिर्फ दुख नहीं था बल्कि डर और शक भी शामिल हो गया था। मैं खुद कब्र में उतरा और उस अमानत को मिट्टी के हवाले कर दिया जो शायद सच में मेरी थी ही नहीं। शायद उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। जब मैं मिट्टी डाल रहा था तो मेरे हाथ बिल्कुल नहीं कांपे। मेरे अंदर दुख के साथ साथ सच्चाई जानने और बदला लेने की आग जल रही थी। उसी आग ने मेरे गम को एक नई दिशा दे दी थी। आखिरी मुट्ठी मिट्टी डालकर मैं वही घुटनों के बल बैठ गया। सबको लगा कि मैं दुआ कर रहा हूँ और गहरे दुख में डूबा हूँ, लेकिन सच यह था कि मैं सोच रहा था, बिना किसी को बताए, अपनी पत्नी को और सदमा दिए बिना और दुश्मनों को खबर हुए बिना मैं इस अस्पताल और इस पूरी घटना की सच्चाई तक कैसे पहुँचूँ। दफन के बाद जब लोग लौटने लगे तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। मेरे चेहरे पर वही दर्द, वही थकान और वही आंसू थे जो एक टूटे हुए पिता की आंखों में होते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उस टूटे हुए इंसान की जेब में एक ऐसा कागज है जो कई जिंदगियां बदल सकता है, और उसकी मुट्ठी में ऐसा सबूत है जो बंद दरवाजे खोल सकता है। मैंने कब्र की तरफ आखिरी बार देखा और मन ही मन कसम खाई कि मैं इस मासूम बच्चे की सच्चाई ज़रूर जानकर रहूँगा, चाहे सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। मैं चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ा जहाँ मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही मैंने जेब पर हाथ रखा। वह कागज़ का टुकड़ा मुझे जलते हुए अंगारे जैसा महसूस हो रहा था। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर अंधेरे में देखने लगा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे लिए वही अंधेरा एक नई लड़ाई की शुरुआत था। एक ऐसी लड़ाई थी जो मुझे अकेले ही लड़नी थी और जिसका पहला नियम था कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। गाड़ी शहर की रोशनी में आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरा मन उसी खबर में अटका हुआ था जिसका जवाब अब मेरी जेब में रखा था। अब यह सफ़र घर लौटने का नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई तक पहुंचने का था जो शायद बहुत डरावनी हो सकती थी। अब मैं सिर्फ दुखी पिता नहीं था, बल्कि सच जानने के लिए चुपचाप तैयार बैठा हुआ एक इंसान था। गाड़ी के पहिए तेज घूम रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग जैसे वही रुक गया था। जेब में रखी वह पर्ची और मुट्ठी में दबे हुए कुछ बाल मुझे बार बार ऐसे चुभ रहे थे
जैसे कोई जहरीला सांप डस रहा हो। घर पास आता जा रहा था और दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। मुझे पता था कि घर पहुंचते ही दुख और भावनाओं का सैलाब मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मुझे खुद को मजबूत और सामान्य दिखाना था, जबकि अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। जब गाड़ी गली के मोड़ पर पहुंची तो वहाँ बिछी दरी और लोगों की भीड़ देखकर मेरा दम घुटने लगा। ये सब लोग मेरा दुख बांटने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मेरा दर्द सिर्फ बेटे की मौत का नहीं, बल्कि उस भयानक राज का भी है जो अभी मेरे जेब में छिपा हुआ है। मैं गाड़ी से उतरा तो सबकी नज़रें मुझ पर टिक गई। हर आंख में हमदर्दी थी, हर चेहरा दुख से भरा था। कोई मुझे गले लगा रहा था, कोई कंधे पर हाथ रखकर हिम्मत दे रहा था। मैं बिना कुछ महसूस किए सबसे मिलता रहा और अपने चेहरे पर वही सन्नाटा बनाए रखा जो एक टूटे हुए बाप के चेहरे पर होता है। मैंने अपनी मुट्ठियाँ जोर से भींच रखी थी ताकि कोई मेरी कमजोरी न देख पाए। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जहाँ से रोने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, लगा जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरी पत्नी बिस्तर पर टूटी हुई सी पड़ी थी। मुझे देखते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। उसके होठों पर वही सवाल थे जो मेरे दिल को अंदर से चीर रहे थे। मेरा बेटा कैसा था? क्या उसने आंखें खोली थी? क्या वह मुझे पहचान रहा था? इन सवालों का जवाब देते हुए मुझे झूठ बोलना पड़ा, और वह झूठ मेरे लिए जहर जैसा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि वह बहुत शांत था, बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसा। यह कहते हुए मेरी आवाज़ कांप गई। सबको लगा कि मैं दुख से टूटा हुआ हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं उस राज के बोझ से कांप रहा था जो मैं अपनी पत्नी से छिपा रहा था। मैं किसी तरह वहाँ से निकला और कपड़े बदलने का बहाना करके अंदर वाले कमरे में चला गया। वही एक जगह थी जहाँ मैं कुछ देर के लिए अपने चेहरे से झूठ का नकाब उतार सकता था। मैंने कांपते हाथों से वह पर्ची निकाली और फिर से पढ़ी। लिखावट वही थी, शब्द वही थे और उनका मतलब भी वही था। मैंने उस पर्ची और बालों को एक छोटे प्लास्टिक के लिफाफे में रखा और अपनी जेब के सबसे अंदर वाले हिस्से में छिपा दिया, जहाँ किसी को शक भी नहीं हो सकता था। फिर मैंने नहाया ताकि खुद को थोड़ा संभाल सकूं और बाहर आ गया। बाहर मर्दों के हिस्से में बहुत लोग बैठे थे। हर कोई वही बात दोहरा रहा था, ये सब ईश्वर की मर्जी है, सब्र करो, ईश्वर इससे बेहतर देगा। मैं चुपचाप सिर हिलाता रहा और कभी कभी आंसू पोंछने का दिखावा भी करता रहा, ताकि किसी को यह न लगे कि मैं पत्थर दिल हूँ। लेकिन सच तो यह था कि उस समय मेरा ध्यान कब्र या जनाजे पर नहीं था। मेरा मन तो उस अधूरे वाक्य और उसकी सच्चाई में उलझा हुआ था। अगर वह बच्चा मेरा नहीं था तो मेरा असली बच्चा कहाँ है? अगर बच्चों को बदल दिया गया है तो किसने किया और क्यों किया? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग पर चोट कर रहे थे। फिर भी मुझे अपने चेहरे पर दुख और गंभीरता बनाए रखनी थी ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। रात धीरे धीरे गहरी होती गई और मेहमान एक एक करके घर से चले गए। घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई जो शोर से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरी पत्नी दवा के असर से सो गई थी, फिर भी बीच बीच में उसकी सिसकियाँ सुनाई दे जाती थी। मैं छत को घूरता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या करना है। मुझे पूरा भरोसा था कि अगर मैंने यह बात किसी को बताई तो लोग मुझे पागल समझेंगे या फिर बात हर जगह फैल जाएगी, और फिर जो भी इसके पीछे है वह सावधान हो जाएगा। इसलिए यह लड़ाई मुझे अकेली और पूरी चुप्पी में लड़नी थी। अगली सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन घर का माहौल अब भी उतना ही भारी और दुख से भरा हुआ था। मेरे सामने नाश्ता रखा था, लेकिन मेरे गले से एक भी निवाला नीचे नहीं जा रहा था।
फिर भी घर वालों को दिलासा देने के लिए मैंने ज़बरदस्ती 2-4 कौर खा लिए। तभी मेरे भाई ने अस्पताल के बिल और डेथ सर्टिफिकेट की बात छेड़ दी और यही मौका था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुरंत कहा, तुम चिंता मत करो, मैं खुद अस्पताल जाकर सब काम देख लूँगा, कुछ ज़रूरी कागज़ों पर साइन भी करने हैं। भाई ने कहा कि वह चला जाएगा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे ही जाने दो, थोड़ा बाहर निकलूँगा तो दिमाग भी शांत हो जाएगा। सबको मेरी बात ठीक लगी और सबको लगा कि मैं दुख और घुटन की वजह से थोड़ी देर बाहर जाना चाहता हूँ। इस तरह मुझे बिना किसी शक के घर से निकलने का मौका मिल गया। निकलने से पहले मैंने सब तैयारी कर ली और जेब टटल कर देख लिया कि वह चीज़ वही रखी है। दिल में अभी भी डर था, लेकिन उस डर के साथ अब एक छोटी सी उम्मीद भी जुड़ गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। उसकी सूनी आंखें देखकर मेरा दिल फिर भर आया, लेकिन मैं जानता था कि अगर मेरा शक सही निकला तो शायद उसकी गोद फिर से भर सकेगी, और अगर मेरा शक गलत हुआ तो यह राज हमेशा के लिए मेरे दिल में दबा रह जाएगा। जब मैं घर से बाहर निकला तो गली के लोग मुझे अफसोस भरी नज़रों से देख रहे थे। मैंने नज़रें झुका ली, गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे गली से बाहर आ गया। जैसे ही मुख्य सड़क पर पहुंचा, मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन मैं उस अस्पताल की तरफ नहीं जा रहा था जहां सबको लगा था कि मैं जा रहा हूँ, बल्कि मैं शहर की एक बड़ी प्राइवेट लैब की तरफ जा रहा था जहां डीएनए और दूसरे मेडिकल टेस्ट होते हैं। पूरे रास्ते में मैं यही सोचता रहा कि वहां जाकर क्या बोलूं ताकि किसी को मुझ पर ज़रा भी शक न हो। अपने ही मरे हुए बच्चे का टेस्ट करवाने की बात कैसे समझाऊं? इसका जवाब मुझे पहले से ही तैयार रखना था। शायद मैं किसी बीमारी का बहाना बना दूं, यह कह दूं कि हमारे परिवार में कोई पुरानी बीमारी रही है, इसलिए तसल्ली के लिए टेस्ट ज़रूरी है, ताकि सबको यह बात सामान्य लगे। यह सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा और भारी सफ़र लग रहा था। हर पल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी ऐसी सच्चाई के करीब पहुंच रहा हूँ जो या तो मुझे पूरी तरह तोड़ देगी या मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। अभी के लिए मैं एक दुखी पिता की तरह व्यवहार कर रहा था और मुझे यह किरदार तब तक निभाना था जब तक झूठ का फैसला करने वाला वह कागज़ मेरे हाथ में न आ जाए। गाड़ी के शीशे बंद थे, एसी चल रहा था, फिर भी मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। यह गर्मी की वजह से नहीं था, बल्कि अंदर की घबराहट थी जो मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। मैंने स्टीयरिंग को और कसकर पकड़ा और खुद को समझाया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। इस उलझन को अब सुलझाना ही होगा, चाहे जो भी नतीजा निकले। गाड़ी सड़क पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में ख्यालों का तूफान चल रहा था। बाहर से मैं बिल्कुल शांत दिख रहा था, जैसे बस एक आम सफ़र पर निकला हूँ, लेकिन सच तो यह था कि यह मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और हिम्मत तोड़ देने वाला वक्त था। शहर का शोर और ट्रैफिक की आवाज़ें मेरे कानों में पड़ रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे मैं इस दुनिया से अलग हो गया हूँ। सबसे पहले मैं उसी अस्पताल गया जहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ था और वही उसने आखिरी सांस ली थी। मुझे घर वालों और अपनी पत्नी को दिखाने के लिए कुछ ज़रूरी कागज़ पूरे करने थे ताकि मेरी गैरहाज़िरी का सही कारण बता सकूं। अस्पताल की बिल्डिंग देखते ही मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा और सारी पुरानी यादें आंखों के सामने घूम गई। जब मैं यहाँ खुशियों के साथ आया था और फिर खाली हाथ वापस लौटा था, मैंने गाड़ी पार्क की, अपने चेहरे पर एक दुखी पिता जैसा भाव लाया और अंदर जाकर काउंटर पर बैठे कर्मचारी से अपने बेटे की मौत से जुड़े कागज़ और बाकी ज़रूरी जानकारी मांगी। उन्होंने मुझे पहचान लिया। उनकी आंखों में मेरे लिए सहानुभूति थी। मैंने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया। उनकी हमदर्दी मेरे लिए एक ढाल की तरह थी
जिसके पीछे मैं अपना असली मकसद छिपा रहा था। मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी की, रसीदें ली ताकि घर जाकर बता सकूं कि मैं इतनी देर कहाँ था। डेथ सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था। उस पर मेरे बेटे का नाम और उसकी मौत की वजह लिखी थी। उसे पढ़ते ही मेरे सीने में दर्द उठा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। अब मैं सिर्फ एक दुखी पिता नहीं था, बल्कि सच की तलाश में निकला एक इंसान था। अस्पताल से बाहर निकलकर मैंने गाड़ी शहर के दूसरे हिस्से की ओर मोड़ दी, जहां निजी जांच केंद्र थे। वह जगह मेरे घर से काफ़ी दूर थी और मैं यही चाहता था ताकि कोई पहचान वाला मुझे वहां न देख सके। रास्ते भर मेरा हाथ बार बार जेब पर जा रहा था। जेब में प्लास्टिक की एक थैली रखी थी जिसमें मेरे सारे सवालों के जवाब छिपे थे। मैंने शहर की सबसे बड़ी और मशहूर जांच लैब के बाहर गाड़ी रोकी, एक गहरी सांस ली और खुद को संभाला। अंदर का माहौल बहुत शांत और साफ था। कांच के दरवाजे से अंदर जाते समय मैंने खुद को एक समझदार और परेशान इंसान की तरफ पेश किया जो सलाह लेने आया हो। वहाँ बैठी महिला ने मुझे सवाल भरी नज़रों से देखा। मैंने धीरे और शांत आवाज़ में कहा कि मेरा 9 दिन का बच्चा हुआ है और डॉक्टरों को किसी अनुवांशिक या गंभीर बीमारी का शक है। इसलिए मैं अपनी और बच्चे की जांच करवाना चाहता हूँ ताकि आगे कोई परेशानी न हो। यह एक झूठी कहानी थी, लेकिन ऐसी कि किसी को आसानी से शक न हो, क्योंकि लोग अक्सर पारिवारिक बीमारियों की जांच करवाते हैं। उसने सिर हिलाया और मुझे एक फॉर्म दे दिया। मैं फॉर्म भरने लगा। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे थकान और कमजोरी का बहाना बनाकर छिपा लिया। फॉर्म में मैंने हर जगह सही जानकारी लिखी, बस असली वजह नहीं लिखी जिसके कारण मैं वहाँ आया था। फॉर्म जमा करने के बाद मुझे सैंपल देने के लिए अंदर बुलाया गया। यही सबसे अहम पल था। मैंने जेब से वह लिफाफा निकाला जिसमें बच्चे के बाल रखे थे और उसे लैब के कर्मचारी को देते हुए मैंने कहा, ये मेरे मरहूम बेटे का बाल है जिन्हें मैंने संभाल कर रखा था। उसने उन बालों को एक छोटी सी बोतल में रखा और उस पर एक नंबर लगा दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं अपना हाथ आगे करूं ताकि वह खून ले सके। सुई चुभी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरा ध्यान इस बात पर था कि वह मुझसे कोई फालतू सवाल न पूछ ले। मैंने उससे कहा कि मुझे रिपोर्ट जल्दी चाहिए और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़्यादा पैसे भी दे दूँगा। उसने कहा कि 3 दिन में रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने भारी फीस दी और बाहर आकर गहरी सांस ली, जैसे दिल से कोई बड़ा बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। लेकिन असली मुश्किल तो अभी बाकी थी। 3 दिन का इंतज़ार और घर वालों के सामने सब कुछ सामान्य होने का नाटक करना। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सोचा कि अगर खाली हाथ घर गया तो पत्नी को अजीब लगेगा, इसलिए रास्ते से कुछ फल और घर का सामान खरीद लिया ताकि मेरा बाहर जाना रोज जैसा ही लगे। दुकानदारों से बात करते समय मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ बिल्कुल सामान्य रहे। गाड़ी चलाते हुए मैं बार बार वही रसीद देख रहा था जो लैब वाले ने दी थी और जिसे मैंने अपनी जेब के सबसे अंदर वाले हिस्से में छुपा कर रख लिया था। सूरज ढल रहा था, शाम हो रही थी और परछाइयाँ लंबी होती जा रही थी। घर के पास पहुंचकर मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और अपने चेहरे के भाव ठीक कर लिए। खुद को समझाया कि अभी कुछ दिन और यह निभाना है। घर में घुसा तो हर तरफ वही चुप्पी थी। मेरी पत्नी अभी भी बिस्तर पर लेटी थी और मेरी बहनें उसके पास बैठी थी। मैंने अंदर आकर सलाम किया, फल रसोई में रख दिए और फिर पत्नी के पास बैठ गया। मैंने उसे अस्पताल की रसीदें और मौत का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहा कि सारे काम पूरे हो गए हैं। उसने वे कागज़ अपने सीने से लगा लिए और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे थाम लिया और समझाया कि अब हमें सब्र करना होगा, यही ईश्वर की मर्जी थी। ये कहते समय मुझे अपने ही शब्द अजीब लग रहे थे,
लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे यही कहना ठीक लगा। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं एक और जगह भी गया था और अब एक ऐसी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ जो हमारे इस दुख को गुस्से और बदले में बदल सकती है। रात को खाना लगा तो मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खा लिया ताकि घर वालों को लगे कि मैं खुद को संभाल रहा हूँ। सब लोग मेरी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे कि इतने बड़े सदमे के बाद भी मैं घर के काम देख रहा हूँ। उन्हें क्या पता था कि यह हिम्मत नहीं बल्कि सच जाने की जिद है जो मुझे टूटने नहीं दे रही थी। जब रात को सब सो गए तो मैं उठकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। बाहर घना अंधेरा था और आसमान में तारे चमक रहे थे। मैंने जेब से वह रसीद निकाली और चांदनी में उसे ध्यान से देखने लगा। वह छोटा सा कागज़ अब मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन गया था। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। अगर रिपोर्ट में सब सही निकला तो क्या होगा? अगर वह बच्चा सच में मेरा ही हुआ तो मैं खुद को कैसे माफ़ करूँगा कि मैंने अपनी पत्नी को तकलीफ़ दी? और अगर वह बच्चा मेरा नहीं निकला तो मेरा असली बेटा कहाँ है, किस हाल में है, क्या वह जिंदा भी है या नहीं? यही सोच सोच कर मेरा दिमाग चकरा रहा था। फिर भी मैंने खुद को संभाल रखा था। मुझे पता था कि आने वाले 72 घंटे मेरे लिए बहुत भारी होने वाले हैं, जैसे सदियां गुजर रही हो। यही सोच सोच कर मेरा दिमाग चकरा रहा था। फिर भी मैंने खुद को संभाल रखा था। मुझे हर समय सावधान रहना था, अपनी ज़ुबान संभाल कर रखनी थी और अपनी आँखों में छिपे सवाल किसी को दिखने नहीं देने थे। मैंने वह रसीद फिर से जेब में रखी और आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं बस छत को देखता रहा और समय बीतने का इंतज़ार करता रहा। घड़ी की टिक टिक मेरे दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी और हर गुजरता सेकंड मुझे उस सच के और करीब ले जा रहा था जो कभी भी सामने आ सकता था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। किसी को भी मेरे इरादों की जरा भी भनक नहीं थी। यही मेरी जिद भी थी और यही मेरी सज़ा भी। 3 दिन और 3 रातें ऐसे ही बीत गई जैसे मैं किसी बंद कमरे में फंसा हूँ और समय रेंग रेंग कर चल रहा है। हर पल बहुत लंबा लग रहा था और मुझे लगता था कि मेरी आंखें सब कुछ बता देगी। घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सब शोक जताने आ रहे थे और हर बार मुझे दुखी होने का नाटक करना पड़ता था, जो अब मेरे लिए बहुत भारी हो गया था। मेरी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी। वह बार बार एक ही सवाल पूछती, हमारा बच्चा कैसा था? और मैं बार बार झूठ बोलता कि वह बहुत प्यारा और शांत था। लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, वह बच्चा आखिर किसका था जिसे मैं अपने हाथों से मिट्टी में दफना आया? अगर वह मेरा नहीं था तो मेरा अपना बच्चा कहाँ है, किस हालत में है? इन सवालों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं पागल सा हो रहा था। फिर भी मैंने अपने चेहरे पर गंभीरता का एक मुखौटा लगा रखा था ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। आखिर वह पल आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मैंने घर वालों से कहा कि मुझे कुछ ज़रूरी ऑफिस का काम है और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। सबने बिना कुछ कहे इजाज़त दे दी। उन्हें लगा कि काम में मन लगाने से शायद मेरा दुख थोड़ा कम हो जाएगा। घर से निकलते ही मेरे कदम बहुत तेज हो गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की मैं सीधे उसी लैब की तरफ चल पड़ा जहां मैंने सैंपल दिए थे। सड़क पर बहुत ट्रैफिक था लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में बस वही लिफाफा घूम रहा था जो मेरी किस्मत का फैसला करने वाला था। लैब पहुंचकर मैंने जल्दी से गाड़ी रोकी और अंदर चला गया। काउंटर पर वही महिला बैठी थी। उन्होंने मुझे पहचान लिया और बिना कुछ पूछे एक सीलबंद लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा लेते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मुझे लग रहा था कि इस छोटे से कागज़ में इतनी ताकत है
कि यही मेरी पूरी दुनिया बदल सकता है। मैंने धीरे से उन्हें धन्यवाद कहा और तुरंत बाहर आ गया। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे चेहरे पर मेरे डर या बेचैनी को पढ़ ले। गाड़ी में बैठकर मैंने दरवाजे बंद किए, एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से लिफाफा खोला, अंदर से रिपोर्ट निकाली और जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। तभी मेरी नज़र उस लाइन पर पड़ी जिसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मेरा और उस बच्चे का डीएनए मैच नहीं करता। मतलब वह बच्चा मेरा नहीं था। इसका मतलब था कि जो बच्चा कब्र में दफन है वह किसी और का है और मेरा अपना बेटा शायद जिंदा हो सकता है, या कम से कम वह बच्चा नहीं था जिसे मरा हुआ बताया गया था। यह सच्चाई पढ़ते ही मेरे दिमाग में जैसे जोरदार धमाका हो गया। सब कुछ घूमने लगा। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कि मैं खुश हूँ या दुखी। खुशी इस बात की थी कि शायद मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन गुस्सा और दर्द इस बात का था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। मैंने गाड़ी के स्टीयरिंग पर जोर से मुक्का मारा और फूट फूट कर रोने लगा। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि उस धोखे के थे जो अस्पताल में भगवान जैसे बनकर बैठे लोगों ने मेरे साथ किया था। अब मेरे अंदर का पिता पूरी तरह जाग चुका था। अब मैं कमज़ोर नहीं था, मैं एक घायल शेर की तरह था जिसे अपने बच्चे के जिंदा होने की हल्की सी आहट मिल गई हो। मैंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और घर जाने की बजाय सीधे उसी अस्पताल की तरफ निकल पड़ा जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। गाड़ी चलाते हुए मैं सोच रहा था कि किससे जवाब मांगना है। मुझे साफ याद था कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर वही डॉक्टर और नर्सें थी जिन्होंने मुझे वह मरा हुआ बच्चा थमाया था, और एक नर्स जिसकी आंखों में डर और एक अजीब सी चमक थी। शायद वही चुपके से वह पर्ची रख गई थी। मैं तेज रफ्तार में अस्पताल पहुंचा। गाड़ी ठीक से पार्क भी नहीं की, सीधे मुख्य दरवाजे के सामने रोक दी। गार्ड ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में मैंने उसे धक्का दे दिया और सीधे प्रशासन वाले ऑफिस की तरफ बढ़ गया जहां डॉक्टर का कमरा था। रास्ते में वार्ड बॉय और नर्सें मुझे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि अब मैं टूटा हुआ इंसान नहीं लग रहा था। मैं एक तूफान की तरह लग रहा था जो सच्चाई सामने लाने आया हो। मैंने डॉक्टर के कमरे का दरवाज़ा बिना खटखटाए जोर से खोल दिया। अंदर डॉक्टर एक फाइल देख रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर वह घबरा गया। वह गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि मैं आगे बढ़ा, उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे कुर्सी समेत पीछे दीवार से टिका दिया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। मैंने जेब से रिपोर्ट और वह मुड़ी हुई पर्ची निकाली और उसके सामने फेंक दी। गुस्से में चिल्लाकर बोला, मुझे सच सच बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। पहले तो वह मुझे पागल कहने लगा और बोला कि बच्चा तो मरा हुआ ही पैदा हुआ था। लेकिन जैसे ही मैंने उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाई और पुलिस बुलाने की बात कही, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे समझ आ गया कि अब झूठ नहीं चलेगा। मैं गुस्से में काँप रहा था। मैंने कहा, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अब भी तुम्हारा गला दबा दूंगा। मुझे जेल जाने से भी डर नहीं लगता। मेरी आंखों में इतना गुस्सा था कि वह डर गया। वह कांपते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं सब सच बता दूंगा। मैंने उसे छोड़ दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया ताकि वह भाग न सके। वह कुर्सी पर गिर पड़ा और तेज तेज सांसें लेते हुए कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा और कहा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, सीधे बताओ मेरा बेटा कहाँ है और वह मरा हुआ बच्चा किसका था। उसने डरते हुए बताया, जिस रात आपका बेटा पैदा हुआ उसी रात शहर के मशहूर उद्योगपति प्रताप सेठ के घर में भी बच्चा हुआ था, लेकिन उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। सेठ को अपने परिवार के लिए वारिस चाहिए था
और वे अपनी पत्नी को यह सदमा नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अस्पताल वालों को बहुत पैसे देने की बात कही ताकि उन्हें किसी तरह एक जिंदा बच्चा दे दिया जाए। हम लोग पैसों के लालच में आ गए और जब आपका बेटा पैदा हुआ वह बिल्कुल ठीक और जिंदा था। हमने आपका बच्चा सेठ को दे दिया और उनका मरा हुआ बच्चा आपकी पत्नी को दे दिया। आपकी पत्नी बेहोश थी, इसलिए उन्हें कह दिया कि बच्चा बहुत कमज़ोर था। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान पैसों के लिए किसी की गोद सूनी कर सकता है। मैंने गुस्से में पूछा, मेरा बेटा अब कहाँ है? उसने बताया कि वह इस समय सेठ के बंगले में है और वे उसे अपना बेटा समझकर पाल रहे हैं। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मेरा बेटा जिंदा था, सांस ले रहा था, लेकिन वह किसी और के घर में था। वह किसी और को अपना पिता समझ रहा था और मैं एक अजनबी बच्चे के लिए शोक मना रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा, तुम मेरे साथ चलोगे और वहां जाकर सब सच बताओगे। अगर नहीं चले तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दिलाऊंगा कि दुनिया देखेगी। वह डर कर हाथ जोड़ने लगा और बोला, मुझे मत ले जाइए, सेठ बहुत ताकतवर आदमी है, वह मुझे मरवा देगा। लेकिन मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा किया और कहा, चाहे सेठ कितना भी बड़ा आदमी हो या कोई मंत्र क्यों न हो, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए और तुम मेरे साथ चलोगे। मैं उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले आया। अस्पताल के लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे गुस्से और दर्द के सामने कुछ बोल सके। मैंने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर धक्का देकर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब मेरी मंजिल कब्रिस्तान या अस्पताल नहीं थी, बल्कि शहर का वह अमीर इलाका था जहां मेरा जिगर का टुकड़ा किसी और के पास था। गाड़ी चलाते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं उस बड़े घर में कैसे जाऊंगा और अपने बेटे को कैसे वापस लाऊंगा। मुझे न कानून की चिंता थी, न नियमों की, न किसी अमीर और ताकतवर आदमी का डर। एक पिता का प्यार हर डर से बड़ा होता है। मेरे पास बैठा डॉक्टर डर के मारे काँप रहा था और मन ही मन दुआ कर रहा था। मैंने उसे सख्त लहजे में कह दिया कि अगर वहां जाकर उसने कोई चालाकी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। मुझे पता था कि मेरा बेटा जिंदा है और कहाँ है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। यह एक गरीब और आम आदमी की लड़ाई थी, एक अमीर और ताकतवर इंसान से जिसने अपने पैसों के दम पर मेरी खुशियाँ छीन ली थी। मैं गाड़ी तेज चला रहा था। हर गुजरता पल मुझे अपने बेटे के और करीब ले जा रहा था। दिल में घबराहट भी थी और उम्मीद भी। शायद आज रात मैं अपने बेटे को सीने से लगा सकूं, मेरी पत्नी की खाली गोद फिर से भर जाए। लेकिन डर भी था कि वे लोग इतनी आसानी से बच्चा नहीं देंगे। मुझे लड़ना होगा और साबित करना होगा कि वह बच्चा मेरा ही है। जब गाड़ी बंगले के गेट पर पहुंची तो वहाँ सख्त पहरा था। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी है, गेट खुलवाओ वरना अंजाम के लिए तैयार रहना। डॉक्टर ने कांपती आवाज़ में चौकीदार को आवाज़ लगाई और गेट खोलने को कहा। वह उनके घर का पुराना डॉक्टर था, इसलिए चौकीदार ने तुरंत गेट खोल दिया। गाड़ी बंगले के अंदर चली गई। सामने एक बहुत बड़ा और शानदार मकान था, जिसकी तेज रोशनी देखकर मुझे लग रहा था कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं वही अंदर है। मैंने गाड़ी रोकी और डॉक्टर को साथ लेकर नीचे उतरा। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। यह धड़कन डर की नहीं थी, बल्कि उस पल की थी जब एक बाप अपने बेटे से मिलने जा रहा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या होने वाला है। क्या वे लोग आसानी से मान जाएंगे या मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर को आगे किया और दरवाजे की घंटी बजाई। अंदर से एक नौकर आया और हमें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद सेठ और उनकी पत्नी वहां आए। उनके चेहरे शांत थे,
लेकिन डॉक्टर की घबराई हालत देखकर वे खुद भी घबरा गए। मैंने बिना समय गंवाए डॉक्टर को आगे किया और कहा, इन्हें सच बताओ कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आया हूँ। डॉक्टर ने कांपती आवाज में सब सच बता दिया। यह सुनते ही सेठ का चेहरा पीला पड़ गया और उनकी पत्नी के हाथ से चाय का कप गिरकर टूट गया। कमरे में अचानक गहरी खामोशी छा गई, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सेठ ने खुद को संभालते हुए कहा कि यह सब झूठ है, डॉक्टर पागल हो गया है। और उसने अपने गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने ऊंची आवाज में कहा, खबरदार, मेरे पास डीएनए रिपोर्ट है और मैंने पुलिस को भी पहले ही बता दिया है। अगर तुमने शांति से मेरा बच्चा मुझे नहीं दिया तो मैं अभी मीडिया और पुलिस यहाँ पहुँच जाएंगे, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरी आवाज़ की शक्ति और भरोसा देखकर सब डर गए। तभी उसकी पत्नी जोर से चिल्लाने लगी कि बच्चा उसका है, वो उसे नहीं देगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। हालात बिगड़ते जा रहे थे। मुझे समझ आ गया कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। मैं पक्के इरादे के साथ अंदर की तरफ बढ़ा, क्योंकि अब एक पल भी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता था। तभी अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई और मेरे कदम वहीं रुक गए। वह आवाज़ जैसे मेरे ही खून की पुकार थी, जिसने सीधे मेरे दिल को छू लिया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा बेटा उसी कमरे में है। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते ही जैसे मेरे अंदर नई जान आ गई। मैं सारी रुकावटें पार करता हुआ उसी तरफ दौड़ पड़ा। सेठ के गार्ड मुझे रोकने आए, लेकिन सेठ प्रताप ने उन्हें हाथ के इशारे से रोक दिया। वह समझ गया था कि अब जबरदस्ती करने से उसकी बदनामी और बढ़ेगी, क्योंकि डॉक्टर के सामने उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। मैं पागलों की तरह उस कमरे में घुसा, जहां एक आया मेरे कलेजे के टुकड़े को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। जैसे ही मैंने उसे सीने से लगाया, वह तुरंत शांत हो गया, जैसे मुझे पहचान गया हो। यह खून का रिश्ता था, जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती थी। इतने में सेठ की पत्नी भी पीछे पीछे कमरे में आ गई और चिल्लाने लगी कि यह उसका बच्चा है, इसे छोड़ दो। तभी डॉक्टर अंदर आया और सिर झुकाकर सच बता दिया कि यह बच्चा मेरा है। उनका बच्चा तो पैदा होते ही गुजर गया था। यह सुनते ही वह औरत वही कालीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर सोफे पर बैठ गया। कांपती आवाज में उसने मुझसे कहा कि मैं पुलिस को मत बुलाओ, उनकी इज्जत चली जाएगी। वह बोला कि मैं जितने पैसे मांगू वह देने को तैयार है। मैंने उसकी तरफ सख्ती से देखा और साफ शब्दों में कहा कि मुझे उसकी दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए था और अब वह मुझे मिल चुका है। मैंने कहा, उसकी सज़ा यही है कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी खाली गोद और अपने गुनाहों के बोझ के साथ जिए। फिर मैं अपने बेटे को गले लगाकर वहाँ से बाहर निकल आया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिल में ईश्वर का शुक्र था, जिसने मुझे मेरा हक दिलाया। मैं गाड़ी में बैठा, बेटे के माथे को चूमा और घर की तरफ चला। रास्ते में मुझे ऐसा लगा जैसे हवाएं भी मुझे बधाई दे रही हो और शहर की रोशनी हमारे स्वागत में चमक रही हो। घर पहुंचा तो रात काफ़ी हो चुकी थी और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं सीधे अपने कमरे में गया। मेरी पत्नी अब भी जाग रही थी और खाली नज़रों से दीवार को देख रही थी। मुझे देखते ही वह चौंक गई। मैंने मुस्कुराते हुए बच्चे को उसकी गोद में दिया और कहा, ईश्वर ने हमारी दुआ सुन ली है, यह हमारा ही बेटा है। जो बच्चा मरा हुआ बताया गया था वह हमारा नहीं था। पत्नी ने कांपते हाथों से बच्चे को छुआ। बच्चे ने अपनी छोटी सी आंखें खोलकर माँ को देखा और वह खुशी से जोर जोर से रो पड़ी। उसकी खुशी की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग दौड़कर कमरे में आ गए।
मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो सबकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और कहा, सच कभी छिप नहीं सकता। उस रात हमारे घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। जो पर्ची मुझे कब्रिस्तान में मिली थी वही मेरे लिए सहारा बनी और उसने मुझे मेरा खोया हुआ संसार वापस दिला दिया। मैंने अपने बेटे को गले लगाया, आसमान की तरफ देखा और शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद मुझे समझ आया कि चाहे अन्याय की रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह हमेशा सच की ही होती है।